जय हिंद स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू एनडीए एंशिएंट हिस्ट्री सेशन। और आज इस एंशिएंट हिस्ट्री सेशन में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इस सीरीज का पहला वीडियो तो आ चुका है और उस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाया गया है, और जिसमें हड़प्पा सभ्यता के मेन जो 3 स्टेजेस थे, पूर्व हड़प्पा सभ्यता, मैच्योर हड़प्पा सभ्यता और लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जो 3 मेन स्टेजेस थे उनके बारे में बताया गया है, और हड़प्पा की जो प्रमुख सभ्यता थी उनके बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ हड़प्पा की जो नगरीय संरचना थी, उसकी जो मैनेजमेंट थी वो कैसी थी, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो आज वीडियो हम शुरू करते हैं अगला, और इस वीडियो में हम शुरू करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो व्यापार होता था वो किस प्रकार होता था और कितना डेवलप्ड था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता थी वो व्यापार केंद्रित सिविलाइजेशन थी, जिसमें व्यापार की प्रधानता थी। यानी जो मेन काम था हड़प्पा सभ्यता का वो था व्यापार। और ये जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय द्वारा होता था। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु के बदले अगर हमें कोई नई वस्तु चाहिए तो हमें वो वस्तु के द्वारा ही एक्सचेंज करनी पड़ेगी। यानी एक वस्तु की जो वैल्यू है वो दूसरी वस्तु के रूप में ही आंकी जाएगी। पहले मनी या गोल्ड ऐसा कोई एक्सचेंज वाला सिस्टम नहीं होता था, वस्तु के बदले ही वस्तु दी जाती थी। इस प्रकार व्यापार कंडक्ट होता था। और ये सभ्यता है, इसके व्यापार केंद्रित सभ्यता होने की जो पुष्टि होती है वो किस बात से होती है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और जो हड़प्पा सभ्यता की बड़ी बड़ी सिटीज थी वहां पे बहुत सारी मिट्टी की मोहरें मिली है, और एक रूप लिपि यानी जो बोलने की और लिखने की जो शैली है वो मिली है, और मानकीकृत मापतोल प्रणाली मिली है। यानी जो मेजरमेंट का सिस्टम था वो सभी जगह एक था। तो ये जो मोहर होती थी ये किसी भी बड़े व्यापारी, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करती थी। बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, सबकी अलग अलग अपनी मोहरें होती थी। तो इससे ये पता चल जाता था कि ये मोहर किस आदमी की है और उसने कौन सा सामान भेजा है, और ये सामान अब बीच में किसी ने खोला है या नहीं खोला। और एक रूप लिपि का ये फायदा होता था कि सभी शहरों में एक जैसी जो लिपि होती थी, जिसके कारण पढ़ने लिखने में और व्यापार कंडक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सभी चीजों का सभी जगह एक ही नाम होता था। जैसे कि पानी है तो सभी जगह पानी को पानी बोला जाता था, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में आसानी होती थी और व्यापार जल्दी कंडक्ट होता था, बॉर्डर क्रॉसिंग और सब चीजों में। और मानकीकृत मापतोल प्रणाली यानी सभी जगह मापतोल की इकाइयां सेम थी। और मापतोल ऐसा नहीं कि हड़प्पा जाएंगे तो 1 किलो में 900 ग्राम होंगे और लोथल में 1 किलो में 1000 ग्राम होंगे। पूरी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसमें 1 किलो में 1000 ग्राम, आप ऐसे स्टैंडर्ड को देख लो, ऐसे माना जाता था। बाकी आगे हम मापतोल की प्रणाली को चर्चा करेंगे। और ये जो लोग थे वो व्यापार करते थे राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान और सुमेर की सभ्यता। तो ये जो राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान, इनसे तो आप परिचित है, लेकिन ये सुमेर की सभ्यता है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो ये उधर व्यापार करते थे दजला फरात नदियों तक। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। तो ये बात कैसे पता चलती है कि ये विदेश के साथ भी व्यापार करते थे। तो ये जो सभ्यताएं थी एक दूसरे के समकालीन थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब हड़प्पा सभ्यता ये एक दूसरे के समकालीन थी, यानी सेम एज में एग्जिस्ट करती थी। तो ये जब उनकी भी खुदाई की गई तो वहां पर भी मर्द भांड मिले। तो पहले उनकी पहचान नहीं की गई, लेकिन जब 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो तब जब आइडेंटिकल चीजें यहाँ से मिली और बड़ी मात्रा में मिली, तब पता चला कि ये लोग एक दूसरे से व्यापार द्वारा जुड़े हुए हुए थे। तो हड़प्पा के लोग थे वो फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों प्रकार के व्यापार करते थे। और मेसोपोटामिया के लेख भी आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया में उनकी लिपि डेवलप हो चुकी थी, लिखने की भाषा उन्होंने सबसे पहले डेवलप की थी सुमेर सभ्यता के लोगों ने। तो उनके जो पत्थर पर लिखे लेख हैं, राइटिंग्स हैं, उनमें पता चलता है कि वो मेलुआ के साथ व्यापार करते थे। और ये जो मेलुआ है ये सिंधु घाटी सभ्यता का पुराना नाम है, मतलब उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता को है वो मेसोपोटामिया के लोग मेलुआ के नाम से जानते थे। और जो हड़प्पा के लोग थे वो मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ लाजवर्द मणि का व्यापार करते थे, यानी वहां से इंपोर्ट करते थे लाजवर्द मणि। और ये ब्लू स्टोन होता था, नीला पत्थर होता था, जो कि हाई स्टैंडिंग वाले लोग इस्तेमाल करते थे, और ये एक रेयर स्टोन में माना जाता था। तो ये व्यक्ति की स्टैंडिंग को दर्शाता था। तो इस कारण ये भी मणि का व्यापार था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगला है राजनीतिक संगठन। तो ये मानते हैं कि हड़प्पा में हमें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि वहां कोई राजनीतिक या धार्मिक संगठन हो, लेकिन हम ये पता देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में भी देखेंगे कि हड़प्पा की सिविलाइजेशन और सिटीज थी वो बहुत ज्यादा डेवलप थी और बहुत बड़े एरिया में फैली थी। लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में वो सिटीज फैली थी। तो इतना बड़ा एरिया है, उसका मैनेजमेंट और माप तोल की प्रणालियां, व्यापार करना, ये सब एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म के बिना पॉसिबल नहीं है। तो हमें सबूत भले ही ना मिले हो, लेकिन इस बात की पुष्टि को या इस बात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि हड़प्पा सभ्यता के लोग एक कोई
ऑर्गेनाइजेशन या राजशाही नहीं थी। तो हड़प्पा सभ्यता में एक और बात है कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ना ही तो वहीं राजनीतिक संगठन के अवशेष मिले हैं और ना ही वहाँ मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिससे धार्मिक संस्था का भी पता नहीं चलता, जैसे कोई चर्च, मंदिर ऐसा कोई वहाँ पे कुछ नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता थी वो मेनली व्यापार ही करती थी और व्यापार की तरफ ही उनका झुकाव था और जो इसका शासन था वो भी संभवतः वाणिज्य वर्ग के हाथ में था, यानी व्यापार करने वाले लोग ही इस सभ्यता का मैनेजमेंट देखते थे और नियम कानून कायदे बनाते थे। और ये बात है, इस बात को सपोर्ट करता है ये स्टेटमेंट कि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में जब की गई तो वहां अस्त्र शस्त्र का अभाव पाया गया। मेनली जो छोटे मोटे वेपन होते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, जैसे कुल्हाड़ी, बर्छी, छोटे चाकू, वही मिले हैं, न कि तलवार, ढाल और स्पीयर्स। ऐसे हमें भाले जैसी कोई चीज नहीं मिली है जो लड़ाई में काम आए। अगला है धार्मिक प्रथा। तो हड़प्पा सभ्यता में है वो लोग मंदिर भले ही ना बनाते हो लेकिन वो धर्म क्रम में विश्वास करते थे और मेनली वो प्रकृति की पूजा करते थे और प्रकृति में हो गई स्त्रीलिंग, तो वो स्त्री को महत्व देते थे। वो मात्र सत्तात्मक समाज था और ये बात को सपोर्ट करता है कि हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्ति का ही मिली, यानी बहुत सारी मात्रा में स्त्री की मूर्ति मिली है हड़प्पा सभ्यता में। और ये स्पष्ट करती है बात कि हड़प्पा सभ्यता थी एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ पे मात्र सत्ता को प्राथमिकता दी जाती थी, प्रकृति की पूजा की जाती थी। और ये प्रकृति की पूजा की बात को ये सब स्टेटमेंट सपोर्ट करता है कि वहां पे एक मूर्तिका मिली थी जहाँ पे स्त्री के गर्भ से यानी उसके वोम से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, जिससे ये वो लोग मानते थे कि जो स्त्री है उसी से जीवन का उद्भव होता है और वो इस बात की बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और वो धरती माता को उर्वरता की देवी समझते थे तथा उसकी पूजा करते थे। अब ये बात हो गई स्त्री देवियों के बारे में, उनकी स्त्री मतों के बारे में, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में है वहाँ पुरुष देवता होने के भी सबूत मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई की गई तो वहां पे एक मुहर मिली, सील मिली, स्टैंप मिला, जिसमें एक पुरुष देवता का चित्रण माना जाता है और ये पुरुष देवता के सर पर सींग दिखाए गए हैं और वो पद्मासन में बैठे दिखाए गए हैं। पद्मासन यानी पालथी मार के बैठे दिखाए गए हैं ध्यान अवस्था में, और उनके पास एक बाघ, हाथी, गेंडा दिखाया गया है और साथ ही में भैंसा और पैरों के पास दो हिरण दिखाए गए हैं। तो ये देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इन जानवरों से भी परिचित थे और किस तरह वो पुरुष देवता में भी मानते थे। अब ये देखिए ये सील है, उसका ये एग्जैक्ट फोटो है कि किस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो इंसान है जिसके सर पर सींग है और वो पद्मासन में बैठा हुआ है। आप हाथी देख सकते हो लेफ्ट कॉर्नर में, नीचे उसके बाघ, राइट कॉर्नर में एक गेंडा और भैंसा देख सकते हो और जो हिरण है वो नीचे पैरों के पास है। तो ये जो चित्र है ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों का, तो आज के जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि ये चित्र पशुपतिनाथ महादेव का है, यानी भगवान शिव का चित्र है। और एक दूसरा मिला है, एक मुहर मिली थी, यानी दूसरी भी ये सील मिली थी जिस पर पीपल की डाल के बीच एक देवता को विराजमान बताया गया, यानी एक पीपल के पेड़ पर देवताओं को बैठे दिखाया गया है। तो ये लोग पेड़ को भी देवताओं का वास मानते थे और पेड़ों की भी पूजा करते थे, प्रकृति पूजा करते थे। और हम पीपल के वृक्ष की आज भी पूजा करते हैं और वो ट्रेडिशन तब से यहाँ चला आ रहा है। और पेड़ पौधों के अलावा, पुरुष और स्त्रियों के अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवरों को भी पवित्र मानते थे और उनमें सबसे वो जो पवित्र और महत्वपूर्ण जानवर था वो था एक सींग वाला जानवर। और इसके बाद जो कुबड़ वाला सांड था उसको भी ये लोग बड़ा महत्व देते थे, यानी एक नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो एक सींग वाला जानवर था, दो नंबर जो इंपॉर्टेंट था वो कुबड़ वाला सांड था। तो सिंधु सभ्यता घाटी के लोग क्या करते थे, देवता की पशु, वृक्ष और मानव तीन रूपों में पूजा करते थे, लेकिन उनकी मंदिर नहीं बनाते थे। ओके, उसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ताबीज भी पहनते थे, यानी वहां पे खुदाई में ताबीज भी मिले हैं। तो इससे ये लोग कहते हैं कि ये लोग भूत प्रेत से बचने के लिए भी ताबीज का इस्तेमाल करते थे। तो हम देख सकते हैं कि अगर जहाँ लोग देवता की पूजा करते हैं तो वहां भूत प्रेत में भी लोग मानते हैं, क्योंकि अगर कोई खतरा है तो उससे बचाने वाला भी चाहिए और बचाने वाला है तो कोई खतरा भी चाहिए, वरना दोनों एक एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सिंगल चीज एग्जिस्ट नहीं करती, कोई चीज चाहिए, एक चीज कारण चाहिए उसके इलाज होने के लिए। तो ऐसा देख सकते हैं कि वो देवताओं के ताबीज पहनते थे भूत प्रेतों से बचने के लिए। और अगर हम इससे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक संस्कृति के बारे में जानना चाहेंगे तो हमें हड़प्पा लिपि के बारे में पढ़ना होगा, हड़प्पा लिपि को समझना होगा। तो हड़प्पा लिपि है, ये हड़प्पा के लोग हैं वो इस्तेमाल करते थे और ये मेनली चित्रलेखात्मक लिपि थी, यानी चित्र लिपि थी। इसमें चित्र बने होते थे, न कि लेटर्स होते थे। तो ये 1853 में मिली थी सबसे पहले, और ये 1853 में मिली थी अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो उस टाइम हड़प्पा के पास से रेलवे लाइन बिछा रहे थे लाहौर तक। और अगला है 1923।
तो 1853 में सबसे पहले ये लिपि प्रकाश में आई कि हड़प्पा के लोग ऐसी कोई चीज से एग्जिस्ट करते थे और हड़प्पा के लोग थे और वो इस लिपि का इस्तेमाल करते थे। और 1923 तक इस लिपि के सारे कैरेक्टर्स थे वो कंप्लीट कलेक्ट कर लिए गए थे और इसको कंप्लीट कर लिया गया था, लेकिन ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। और ये जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक या चित्र लिपि थी, यानी चित्र बने होते थे, न कि कोई लेटर्स थे। और ये लिपि को जो लिखने का ढंग था, शैली थी, वो दाएं से बाएं थी। और जो हड़प्पा लिपि के अधिकतर साक्ष्य मिले हैं, यानी जहाँ पे भी ये लिपि मिली है वो किस पे मिली है, कोई स्टोन टेबलेट्स पे नहीं मिली है, स्टोन पत्थरों पे नहीं मिली है, वो मिली है मोहरे, तांबे के औजार और आभूषण, यानी इन चीजों पे वो लिपि लिखी हुई मिली है। और अगला है माप तोल प्रणाली। तो हम ऊपर सबसे पहले व्यापार का अध्ययन किया, तो व्यापार के अध्ययन से पता चलता है कि लोग माप तोल प्रणाली विकसित थी। तो हम देख लेते हैं कि माप तोल प्रणाली कितनी विकसित थी। कि माप तोल प्रणाली थी वो बहुत ज्यादा डेवलप थी और ये पद्धति थी जो 16 भागों में बांटी गई थी, यानी 16 के भागों में, एक को 16 बराबर भागों में बांटा जाता था और 16 को मिलाकर एक भाग बनता था। इस प्रकार ये पद्धति थी। और 16 तथा उसके आवर्तकों, यानी बाद में 16 के आधार पर ही 16 के बेस पे इस चीज को रिपीट किया जाता था मापने की प्रणाली को। जैसे 16, 64, 160, 320, 640, ये सारी जो टेबल है ये 16 के टेबल में आती है। तो इससे पता चलता है कि लोग कितने विकसित थे अपने व्यापार और माप तोल की प्रणाली में। और जो लोथल और बंदरगाह वाली सिटीज है उनमें कई ऐसे कांसे के डंडे भी मिले, यानी एक स्टिक मिली है मेटल की जिस पर मार्किंग्स थी। जैसे हम आज स्केल पे देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर, तो उस टाइप से भी मार्किंग किए हुए स्केल मिले हैं मेटल के, जिससे पता चलता है कि वो लोग लंबाई मापने के लिए भी उनके फिक्स पैमाने थे। तो वो वजन और लंबाई इन चीजों को मापने के लिए उनके स्ट्रिक्ट पैमाने थे। अगला है मुहर। तो मुहर को हम देखेंगे कि हड़प्पा लिपि में जो सील्स मिली हैं, जितने भी स्टैंप मिले हैं छोटे मिट्टी के, तो वो हड़प्पा लिपि की सर्वोत्तम कलाकृतियां थी, यानी हजारों सालों के बाद भी उनमें आज तक भी कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आया है। और जो जितनी भी लिपि थी और मेन मेन इंफॉर्मेशन थी वो हमें मुहरों से मिली है। तो हड़प्पा लिपि में जो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें थी उनके बारे में आइडेंटिफाई करने में हड़प्पा लिपि की मोहरों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। तो प्रतिमाएं और मण मूर्तिकाएं। तो हड़प्पा लिपि में हड़प्पा लिपि देख ली, हड़प्पा मुहर देख ली, तो अब प्रतिमाएं और मृण मूर्तिकाएं देखते हैं। तो हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो बहुत ज्यादा डेवलप थे, व्यापार में भी डेवलप थे, कलाकारों में भी डेवलप थे और अलग अलग चीजें बनाना जानते थे और प्रतिमाएं और मूर्तियां भी अच्छे बनाना जानते थे। और इससे हमें उनके मात्र सत्तात्मक समाज और धार्मिक चीजों के बारे में अलग अलग जानकारी मिलती है। तो देखते हैं कि वो शिल्पकार थे, वो उच्च कोटि के थे, बेस्ट आर्किटेक्ट भी थे। और ये देखो मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है कि हड़प्पा के लोग इस आर्ट बनाने में या मूर्तियां स्टेचूज बनाने में कितने एडवांस थे। और ये पिछले वीडियो में मैंने पिक्चर दिखाई है कांसे की नर्तकी की। दूसरा उदाहरण है, यानी सेकंड एग्जांपल है सेल खड़ी की मूर्ति। तो सेल खड़ी एक प्रकार का स्टोन है और इससे जो मूर्ति बनी है वो सिंगल स्टोन से बनी है। और उस मूर्ति को इस प्रकार बनाया गया है कि देखने पे लगे कि इस मूर्ति ने कपड़े पहने हैं और अपने बालों को संवारा है, यानी बालों को भी संवारा है। जैसे मूर्ति को जिंदा किया गया है, यानी उसको जिंदा दिखाया गया है मूर्ति को, जैसे उसमें जीवन हो, कि उन्होंने कपड़े पहने हैं और अपने बालों को संवारा है। और सिंधु घाटी से भारी मात्रा में आग से पकी मूर्तियां मिली है जिन्हें टेराकोटा कहते हैं। ये टेराकोटा एक आर्ट है जिसमें ये होता है कि मिट्टी से मूर्ति को बनाया जाता है, गीली मिट्टी से, उसमें उसको आभूषण, उसके जितने भी है सारी चीजें बढ़िया बना के बाद में उसको आग से पकाया जाता है, जिससे मूर्ति की मजबूती और बढ़ जाती है और वो लंबे समय तक टिकी रहती है। और मूर्तियों के अलावा टेराकोटा के खिलौने भी मिले हैं, जैसे बैलगाड़ी और अन्य खिलौनों में वो मिले हैं कि जो जानवर इनको जो पसंद करते थे, ये जिन जानवरों को, उनके मिनिएचर रूप मिले हैं, छोटे छोटे खिलौने मिले हैं। और हड़प्पा की सभ्यता में जितनी भी मोहरें और प्रतिमा बनाई गई थी वो बेस्ट क्वालिटी की थी। लेकिन उनमें एक बात थी कि जो दो टाइप की थी, एक ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की थी, एक थोड़ी लोअर क्वालिटी की थी। तो इससे पता चलता है कि ये इस्तेमाल करने वाले लोग भी अलग अलग टाइप के थे, यानी इनमें भी क्लास सिस्टम होता था हड़प्पा सभ्यता में भी। आज जैसे वैदिक सभ्यता में होता था ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी क्लास सिस्टम होता था जिस हिसाब से चीजें मैन्युफैक्चर की जाती थी। अगला है हड़प्पा संस्कृति का उद्भव, उत्थान और अवसान। तो हड़प्पा संस्कृति, अब इसमें हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता है उसका किस तरह उद्भव, उत्थान और अवसान हुआ, यानी किस तरह वो एग्जिस्टेंस में आई, पहले सबूत कहाँ मिले, दूसरा वो अपने पीक स्टेट में कैसे पहुंची, कितना उसने प्रगति की, और लास्ट है अवसान, यानी किस तरह वो पतन हुआ उस सभ्यता का और वो खत्म हो गई सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है वो 7000 BC से मानी जाती है।
क्योंकि जो बलूचिस्तान में एक कृषक बस्तियां पाई गई और उनकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो उससे पता चला कि ये उनकी एज है वो 7000 बीसी है, यानी लगभग आज से 9000 साल पहले की। तो उसके बाद अगला सबूत मिला था कार्बन डेटिंग में, वो था कि 4000 बीसी में चोलिस्तान में वहां पे पूर्व हड़प्पा सभ्यता पाई गई है। अब पूर्व हड़प्पा सभ्यता कौन सा काल है, वो है 2500 बीसी से पहले का काल, जहां जब हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे अपने पीक की ओर डेवलप हो रही थी। हड़प्पा के लोग अपने काम में और लाइफ स्टाइल में बेहतर होते जा रहे थे। और ये जो चोलिस्तान है ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये थार के डेजर्ट में है और ये स्थान है वो अपने गलीचों के लिए फेमस है। और जो मेन है हड़प्पा सभ्यता जो अपने पीक स्टेट में थी, वो शुरुआत हुई थी 3000 बीसी से 2000 बीसी के बीच, और प्रॉपरली देखें तो 2500 बीसी में शुरुआत हुई थी। और ये इस टाइम पे ही अपने पीक पे क्यों आई, क्योंकि जहां पे ये सिटीज थी वहां पे क्या होती थी उस टाइम, भारी वर्षा होती थी और चारों तरफ जंगल थे, नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर थे, पानी आता था नदियों में ढेर सारा, टाइम टू टाइम बारिश होती थी, चारों तरफ जंगल थे जिसमें हम शिकार कर सकते थे, वो शिकार कर सकते थे, लकड़ी ला सकते थे, बड़े बड़े लाके ईंटें पका सकते थे, स्ट्रक्चर में लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों का काम ले सकते थे। तो ये इसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता है वो तेजी से डेवलप हुई और 2500 बीसी यानी 2500 बीसी में वो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के रूप में अस्तित्व में आई। परिपक्व यानी अरबन हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने बेस्ट पीक स्टेट में थी, वो इस टाइम थी। और वो जो पीक स्टेट है वो 1900 बीसी 1900 बीसी तक चला, यानी टोटल 600 ईयर्स तक ये सिविलाइजेशन थी उस टाइम में अपने पीक स्टेट में रही और बहुत ज्यादा फली फूली फ्लोरिश हुई और बहुत ज्यादा व्यापार किया विदेशों के साथ भी। और वो सभ्यता थी वो एक रूपता के साथ कायम रही, यानी 600 वर्षों तक अपनी पीक स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं आया और वो एक ही प्रकार की लाइफ स्टाइल जीते रहे, जैसे उनके मकान का ढंग, उनके व्यापार करने का ढंग, वो सारी चीजें 600 साल तक एक ही टाइप की रही। और लास्ट है कि ये सभ्यता अंत कैसे हुई, यानी इतनी बड़ी फलती फूलती सभ्यता अचानक खराब खत्म कैसे हो गई। तो इसका है वो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं और जिसमें ये प्रमुख 5 कारण है। और पहला कारण है आर्य आक्रमण। तो आर्य आक्रमण वाले जो मत का है वो सपोर्ट करते हैं 2 हिस्टोरियन, वो पहले हैं REM व्हीलर, दूसरे हैं गार्डन साइड। ये 2 साइंटिस्ट मानते हैं कि जब 1900 बीसी में आर्यों ने आक्रमण किया यानी आर्यंस ने आक्रमण किया तो ये जो सभ्यता है वो खत्म हो गई। दूसरा है बार्ड। तो बार्ड का समर्थन करते हैं जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और राव। ये जो 3 हिस्टोरियन हैं ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता थी जो मेन सिटीज थी, जैसे वो नदियों के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 मेन सिटीज थी, वो कैसे खत्म हुई, वो हुई बाढ़ की वजह से, क्योंकि वहां पे ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते युद्ध के और लड़ाई के। तो बाढ़, ये जो 3 है हिस्टोरियन ये मानते हैं कि बाढ़ की वजह से ये खत्म हो गई। और जॉन मार्शल है, उनको इंडियन आर्कियोलॉजी का जो सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को आगे बढ़ाया और मोहनजोदड़ो की खुदाई की इन्हीं के नेतृत्व में। अगला है जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां से लोग चले गए। तो इसका समर्थन करते हैं ओरेल स्टाइन और घोष। ये जो 2 हिस्टोरियन है ये मानते हैं कि जलवायु क्लाइमेट चेंज की वजह से वो लोग पलायन कर गए। क्लाइमेट चेंज का मतलब कि वहां सूखा पड़ गया, बारिश कम होने लगी, नदियों का बहाव बदल गया। तो ये कारण भी देख सकते हैं, क्योंकि 3000 बीसी से 2000 बीसी के बीच वहाँ के जो साइंटिस्ट है, आज के जो साइंटिस्ट है मानते हैं कि वहाँ जलवायु बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा बारिश होती थी और फॉरेस्ट था। लेकिन जहाँ आज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सिटीज हैं जहाँ पे खुदाई में मिली है, वहाँ पे आज ईयरली सिर्फ 15 सेंटीमीटर बारिश होती है, यानी पूरे साल में सिर्फ 15 सेंटीमीटर बारिश होती है, इतना रेगिस्तान है वो। तो ये कारण भी हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन, बारिश में कमी होने के कारण लोग वहां से छोड़ के चले गए। अगला है महामारी, कि लोग वहां से पेंडेमिक की वजह से छोड़ के चले गए, कि आधे लोग मर गए, आधे लोग छोड़ के पलायन कर गए, दूसरी जगह चले गए। तो इसका जो समर्थन करते हैं वो है KUR और कैनेडी। ये जो 2 हिस्टोरियन है मानते हैं कि महामारी की वजह से लोग वहां से चले गए। और लास्ट है पारिस्थितिक असंतुलन। पारिस्थितिक असंतुलन होता है कि इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस हो गया, यानी जंगल में जानवरों की कमी आ गई, कई एक प्रकार के पेड़ थे वो लुप्त हो गए, जो उन्हें ज्यादा काम में ले गए, जिन रिसोर्सेज को ज्यादा काम में ले गए उनकी कमी पड़ गई और वो मेनली फॉरेस्ट का और उनकी लाइफ स्टाइल का बैलेंस है वो डिस्टरप्ट हो गया। तो वो बेटर जो है कंडीशंस की तलाश में पलायन करके वहां से। तो ये बात का समर्थन करते हैं फेयर सर्विस। ये भी एक हिस्टोरियन है और मानते हैं कि पारिस्थितिक असंतुलन की वजह से लोग वहां से पलायन कर गए, पलायन यानी अबेंडन कर दिया मेन सिटीज को।
और अब है कि 1900 बीसी यानी 1900 बीसी के बाद जो मेन सिटीज थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो मेजर सिटीज थी, मेजर ऑफ द मेजर सिटीज थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। तो ये तो वो लुप्त हो गई। और सीमांत क्षेत्र जैसे राजस्थान का कालीबंगा, हरियाणा का बनावली, यूपी का आलमगीरपुर और गुजरात में लोथल और सुरकोटड़ा, धौलावीरा, तो इन जगहों पर ये फैल गई। तो इन जगहों पर ये मतलब ये सीमांत क्षेत्रों में फैल गई और वहां से ये 1900 बीसी से 1200 बीसी तक ये सिविलाइजेशन कंटिन्यू रही। और 1900 बीसी से 1200 बीसी के बीच का जो टाइम है, जो काल है, इसको जो हिस्टोरियन है आज के, वो कहते हैं कि जब हड़प्पा सिविलाइजेशन अपने अर्बन स्टेज से पीक स्टेट का जब वो पतन हुआ तो इनका वो देहातीकरण हो गया। मतलब हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता से, सिटी सिविलाइजेशन से विलेज सिविलाइजेशन बन गई और इसको प्रोसेस को देहातीकरण बोला जाता है, हड़प्पा संस्कृति का देहातीकरण। अगला है वन लाइनर फैक्ट्स। तो इस सिविलाइजेशन यानी इस टॉपिक से संबंधित कुछ वन लाइनर फैक्ट है इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत में जितने भी हड़प्पा संस्कृति के स्थल खोजे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा स्थल है वो गुजरात में मिले हैं। और लोथल और सुरकोटड़ा ये थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पोर्ट थे, पोर्ट यानी बंदरगाह। और यहीं से लोग है वो इंटरनेशनल व्यापार करते थे, फॉरेन में व्यापार करते थे दूसरी सिविलाइजेशन के साथ। यानी मोहनजोदड़ो हड़प्पा में भी कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती थी तो वो लोथल आती थी और यहाँ से बंदरगाह में जहाज के माध्यम से मेसोपोटामिया और सुमेर और ईरान तक जाती थी। अगला है कालीबंगा। ये हड़प्पा की एक मेजर सिटीज थी जो राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में। तो इसका शाब्दिक अर्थ यानी मीनिंग है काली चूड़ियां, ब्लैक बेंगल्स। और सिंधु घाटी सभ्यता की है वो खोज है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी यानी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। लेकिन सबसे पहले कहा जाता है कि 1853 में अलेक्जेंडर कनिंगम को मिला था इस बात का सबूत कि यहाँ पे कोई सभ्यता है, लेकिन उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया क्योंकि इनमें उन्हें जो सामान मिला था, जो मोहरें मिली थी, उन्हें वो पढ़ नहीं पाए थे। और अलेक्जेंडर कनिंगम मानते थे कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है क्योंकि उनका जो टेक्स्ट थे यानी जो उनके जो राइटिंग्स थी वैदिक लोगों की, वो पढ़ना आसान था। लेकिन बाद में 1921 में राय बहादुर साहनी ने जब इसकी खुदाई की तो जो मेन है प्रॉपर क्रेडिट है वो राय बहादुर दयाराम साहनी को ही दिया जाता है कि उन्होंने ही 1921 में खोज की थी। अगला है मोहनजोदड़ो। तो ये भी वन ऑफ मेजर सिटीज थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। तो इसका अर्थ हुआ मृतकों का टीला यानी ड्यून ऑफ द डेड। और हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख शिल्प केंद्र यानी जितनी भी जो डेकोरेशन की चीज थी या ऑर्नामेंट्स हो गए, छोटे वेपन हो गए और मर्द बांड हो गए, तो ये सब कहाँ बनते थे? समुद्रों में। तो ये थी जो मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कह लो आप हड़प्पा सिविलाइजेशन का। यहाँ पे ये जो अलंकार से संबंधित थी, सजावट से संबंधित थी, ये चीजें वहां पे ज्यादा बनती थी। जैसे मणि हो गई, आभूषण हो गए, ये चीजें चहुंदड़ों में बनती थी। और ये जो चहुंदड़ो था ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर था, 130 किलोमीटर। और जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी थी वो थी 483 किलोमीटर। और ये सिंधु नदी यानी सिंधु रिवर से ही जुड़े थे। और अगले इसके साथ ये हो गया पार्ट 2 कंक्लूड हड़प्पा सिविलाइजेशन का। और इसका पार्ट 3 भी आएगा जिसमें पार्ट 3 में अगर कोई वन लाइनर फैक्ट है आप देखेंगे कि एक दो इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट है वो बताएंगे। और बाकी जो होगा वो यूपीएससी में यानी एनडीए के एग्जाम में, क्योंकि ये सारा वीडियो एनडीए के पर्सपेक्टिव से ही बनाया गया है, और एनडीए के एग्जाम में किस तरह हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं और हम किस तरह उसको काउंटर करेंगे या किस तरह उन्हें अप्रोच से हल करेंगे। क्योंकि मेनली सिविलाइजेशन से इस टॉपिक से वही क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड। हमें डायरेक्टली कभी क्वेश्चन पूछ के 4 ऑप्शन नहीं दिए जाते कि ए बी सी डी कौन सा होगा। हमें 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उन स्टेटमेंट से में पूछा जाता है कि 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, बोथ ऑफ देम करेक्ट और नीदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह हम अगर कंसेप्ट वाइज इस चीज को हल करेंगे तो ही हम इसको उन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। और एनडीए के एग्जाम के हिसाब से एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है।